वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th को जो स्टूडेंट है उन लोगों के एग्जाम आ गए पास, तो तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों बिंदास। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हम लोग बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या हॉट्स की बात करने वाले हैं। चलिए तो सफरनामा आज का स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग। तो सफरनामा में हमारे टॉपिक जो है वो केस स्टडी एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन, मतलब कंडीशंस के हिसाब से आपके आंसर्स होने चाहिए। भाई जो पढ़ा हुआ वो तो अपनी जगह पे, बट जो कंडीशंस डाली जाएगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दोस्तों आंसर देना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो गया कि ये पार्टनरशिप एक्ट जो है वो है 1932। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, यहां पे बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। क्या कंपल्सरी नहीं है सर? टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। जो चाहता है वो काम कर सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन यहां पे करवाए। देन व्हाई डू पार्टनर्स प्रिफर टू गेट द फर्म रजिस्टर? फिर भी ये जाते हैं और फर्म को रजिस्टर करवाते हैं। देखिए भाई, पार्टनरशिप कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनती है, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लेते किसी कारण से क्लैशेस स्टार्ट हो गए, बात विवाद हो गया, फिर कहां जाओगे? इसीलिए इनको यहां पे इस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अब रजिस्टर्ड करवाना है मतलब कि लॉ के अंडर में जितने भी प्रोविजंस है उन सबको आपको यहां पे दोस्तों फॉलो करवाना है। ये सीधी सीधी कहानी हो गई यहां पे, ठीक है ना भाई? तो चलिए, तो लीगली इसका रजिस्ट्रेशन करवाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। समझते इस आंसर को। लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर पार्टनरशिप फर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। तो यहां पे देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म को क्या है, रजिस्टर्ड करना यहां जरूरी नहीं है लीगली। बट देन ऑल्सो पार्टनर प्रिफर टू गेट द फर्म रजिस्टर, बट पार्टनर चाहते हैं कि अभी भी यहां पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्यों? ड्यू टू ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। अब यहां बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, किसके भाई? अनरजिस्टर्ड फर्म के। टू ओवरकम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स द पार्टनर प्रिफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। भाई प्रॉब्लम ना हो, पार्टनरशिप प्रॉपर्ली चलती रहे, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी फर्म को रजिस्टर यहां पे करवा लेते हैं। और क्या फायदे हैं भाई इसके? द पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर टू सेटल द डिस्प्यूट। अब भाई विवाद हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, अब यहां पे अगर मान लेते रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो एक दूसरे के अगर अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, पहली कंडीशन। तो बात याद रखनी है कि सूट फाइल नहीं की जा सकती। द पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, ना वो फर्म के अगेंस्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो। द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ आउटसाइडर और थर्ड पार्टी, ना वो बाहर वालों के अगेंस्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो जो कि हम लोग थर्ड पार्टी कंसीडर कर रहे हैं। फॉर रिकवरी ऑफ द क्लेम, अगर उसने कोई पैसा आपका खा भी लिया, लेके भग भी गया, तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है। द आउटसाइडर कैन फाइल अ सूट ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म, मगर आउटसाइडर अगर रजिस्टर्ड है तो वो आपकी फर्म, वो आपकी कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल यहां पे कर सकता है दोस्तों। इसीलिए यहां कहीं ना कहीं लीगली बाउंडेशन ना होने के बाद भी यहां पार्टनर्स ने क्या किया, अपने आप की जो फर्म बनाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली फर्म, भाई पार्टनरशिप डीड भी कर ली, और फिर वो बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, फर्म को रजिस्टर करेंगे। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, पार्टनर्स ऐसा सोचते हैं, मगर लीगली ऐसा कोई बाउंडेशन यहां पे नहीं है। अब हम इसके आंसर पे आएंगे दोस्तों। ये बोलता है इट इज राइट टू से दैट वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये कह रहा है कि एक बंदे के हाथ में अगर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और वो केपेबल हो तो वो पूरे कामों को एक साथ कर सकता, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के इन द वर्ल्ड। इफ दैट मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, मगर उसमें उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सारे प्रेशर्स को हैंडल कर सके। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीजन है इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अब। तो पहला रीजन जो है वो मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जो फर्म होती है उन्हीं के सारे हम लोगों को एडवांटेजेस यहाँ पे लेना है। द मेरिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर आर एज फॉलोज। कोई डिसीजन, सबसे पहला जो रीजन होता है, इन सोल प्रोप्राइटर फर्म ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। उसको किसी से सजेशंस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो सारे डिसीजंस फास्ट लेता है और यहां पे उसका परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छा होता चला जाता है।
आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी चीज में, किसी भी चीज में लीकेजेस नहीं हो सकते, दूसरा इंटरफियर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अकेला बंदा है, इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा रहेगी। सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स, ठीक है ना। तो वो जो है बंदा है वो क्या करेगा, वो किसी के साथ भी सीक्रेट्स को शेयर नहीं करने वाला है। आगे बात करते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव, ठीक है। अब मान लेते हैं उसने काम किया, काम करा, मेहनत करी तो पैसा मिलना चाहिए, तो जो भी वो मेहनत करा उसका पैसा उसी को सारा का सारा मिलने वाला। इन सोल प्रोप्राइटर फर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट एंड द रिवार्ड, व्हिच मींस इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर मान लेते हैं उसने काम में कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, देन प्रॉफिट इंक्रीजेस एंड प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम। अगर मान लेते हैं उसने सही से मेहनत करी तो उसको पैसा भी यहां पे एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों। So proprietor is always motivated to work extra to get extra reward. एक्स्ट्रा लेने के लिए, एक्स्ट्रा मिलने के लिए वो एक्स्ट्रा भी क्या करता है, मेहनत करता है दोस्तों। आगे बात करें सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वनसेल्फ। खुद के काम करने में जो मजा है वो दूसरे के लिए काम करने में कहां है, ये ऐसा कहता है यहां पे। द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट आल्सो इंस्टिल इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड द कॉन्फिडेंस। और वो बोल रहा है कि इंडिविजुअल को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा खुद के काम करने में और खुद के सीखने में, वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों एक और एडवांटेज की बात करें, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अगर उसको लगता है तो वो फॉर्म भी कर सकता है किसी इंस्टीट्यूशन को, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो डिसॉल्व भी कर सकता है। इसको पूछने के लिए कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा कि इस फर्म को हम लोग बनाएं या खत्म करें। Sole proprietorship organization is easy to form. No legal formalities are involved in setting up this type of organization. और इसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो खुद बना रहा है और खुद ही खत्म भी कर रहा है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कहता है ये, द बिजनेस एसेट्स ऑफ अ फर्म आर वर्थ 70,000। टोटल एसेट जो है वो 70,000 रुपए की है, 70,000 की है। बट द डेट्स रिमेन अनपेड आर वर्थ 1 लाख रुपीज। जो डेट्स देने हैं उसको वो 1 लाख रुपए के देने हैं। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन द क्रेडिटर टेक इन द फॉलोइंग केसेस। क्या यहां पे कोर्स ऑफ एक्शन यहां पे होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, द ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप फर्म विद ए एंड बी, टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो यहां पे क्या हो सकती है कंडीशन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। द क्रेडिटर्स में क्लेम फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर एज हिज लिमिटेड लायबिलिटी। आप क्या कर सकते हैं, अगर कंपनी में नहीं है एसेट्स तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि 70,000 एसेट्स है और 1 लाख उनको देने हैं तो 30,000 का वैसे ही डेफिसिट है, तो यहां पे इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। A and B are jointly and individually liable to pay back the debts। अब यहाँ पे जो दोनों पार्टनर है दोनों को मिल के क्या करना पड़ेगा, डेट्स को पे करना पड़ेगा। Both are responsible to pay back the debts in the profit sharing ratio and if one of the partner becomes insolvent then the other is liable to pay back the full debt। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक बंदा पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, एक बंदा अगर पूरा पे कर देता है तो दूसरा फ्री हो जाएगा, बट एक नहीं पे करता है तो सिर्फ एक ही पर्सन को पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी को यहां पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पे हमें केस स्टडी को थोड़ा सा जेन्युइनली समझना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्या बोलता है, how can one identify from the name of the company that whether it is a private company or a public company। तो नाम से कैसे समझ में आएगा कि कोई कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है या तो वो यहाँ पे पब्लिक कंपनी है। the name of the private company always ends with the word private। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के लिए एंड में जो होता है वो होता है प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल भुवन प्राइवेट लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल निर्मा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। और बाकी जो हो गई वो क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक कंपनी हो गई है ना। द नेम ऑफ अ पब्लिक कंपनी ऑलवेज एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में क्या हुआ भैया, प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए। तो यह है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी हो गई। बजाज ऑटोमोबाइल लिमिटेड, ये क्या हो गई भैया, पब्लिक कंपनी हो गई यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी सिटिंग इन अ जनरल मीटिंग वर किल्ड बाय बॉम्ब। वॉज द कंपनी वाउंड अप। क्या इसके कारण कंपनी पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? नो,
कंपनी एंजॉय इट्स एग्जिस्टेंस, कंपनी तो चलती रहेगी, पूरी खत्म हो जाए उसके बाद भी शुरू होगी है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, द लाइफ और डेथ ऑफ द मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो भाई किसी के रहने किसी के ना रहने से भी कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा चलता रहता है दोस्तों, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस कभी भी यहां पे खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कंपनी गॉट इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन 24 अगस्त 2010। 24 अगस्त 2010 को क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। एंड ऑन द सर्टिफिकेट द डेट इज रिटन एज 22 अगस्त, मगर उसमें गलती से 22 अगस्त लिख दिया। कंपनी अलॉटेड सम शेयर्स ऑन 23 अगस्त, इज द अलॉटमेंट वैलिड और नॉट? क्या ये अलॉटमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा? यस, इट इज वैलिड although the registrar issued the certification on 24 but on the certificate 22 अगस्त। ठीक है, तो वो वैलिडेशन कब से दे रहा है? 24 से, और ये सर्टिफिकेट कब मिल गया भैया? 22 को। इज रिटर्न, सो इन द आईज ऑफ लॉ द कंपनी वाज रजिस्टर्ड ऑन 22 अगस्त। इसको याद रखना है भाई, तो कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा है 22 अगस्त को। As the certificate of incorporation is the conclusive evidence of its legal existence of the company, और ये जो है लीगल एग्जिस्टेंस बता रहा है इस कंपनी का। यहाँ पे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भुवन लिमिटेड इश्यूज 5 लाख शेयर्स। भुवन लिमिटेड क्या कर रहा है भैया? 5 लाख शेयर्स को इशू कर रहा है। ₹10 ईच फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा भैया? 50,000। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद मनी वॉज रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर, 5 लाख वो इशू करना चाहता मगर 4 लाख का उनके पास पैसा आया। कैन कंपनी अलॉट दीज शेयर्स? एक्सप्लेन, क्या उसको शेयर इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नो, कंपनी कैन नॉट अलॉट दीज शेयर्स बिकॉज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एक लॉ आ गया, एक क्या आ गया भैया? एक कंडीशन आ गई। क्या? कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज। कंपनी में एक लॉ आ गया है कि लगभग 90%, मतलब कि लगभग यहाँ पे अगर मैं बात करूं 9 5 45, तो लगभग 4,50,000 के एप्लीकेशन यहाँ पे आने चाहिए। कितने दिनों में दोस्तों? 120 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, अदरवाइज अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड। अब बोल रहा है कि अलॉटमेंट इसीलिए मेड नहीं किया जा सकता। इन दिस केस द अलॉटमेंट विल बी वैलिड ओनली व्हेन एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी फॉर 4,50,000 शेयर इज रिसीव्ड। अब ये बोल रहा है कि अलॉटमेंट मनी लगभग 4,50,000 मिलनी ही चाहिए, ये 90%, बट दे हैव रिसीव्ड ओनली 80%, मगर कितना मिला? सिर्फ उनको 80%। फॉर 4 लाख शेयर्स ओनली ऑफ अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड। अब यहां पे अलॉटमेंट मेड नहीं किया जा सकता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कहता है इफ कंपनी एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे डेट, कंपनी की जो एसेट्स है वो इनफ नहीं है किसको पे करने के लिए? डेट्स को पे करने के लिए। देन कैन द बैलेंस बी रिकवर्ड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ इट्स मेंबर, क्या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हम लोग यहां ले सकते हैं? नो, बिकॉज लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो यहां पे क्या बोल रहा है? बिकॉज लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, लायबिलिटी क्या है दोस्तों? यहां पे लिमिटेड है, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, इसीलिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यहां पे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी गॉट रजिस्टर्ड विद एन इलीगल ऑब्जेक्ट, भैया इलीगल ऑब्जेक्ट से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कैन द रजिस्ट्रेशन बी क्वेश्चन, क्या ये रजिस्ट्रेशन को क्वेश्चन करा जा सकता है? नो, क्यों? द रजिस्ट्रेशन कैनॉट बी क्वेश्चन इफ द रजिस्ट्रार हैज ऑलरेडी इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या करा जा चुका है? लॉन्च किया जा चुका है, तो यहां पे आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते क्योंकि ये लीगल एंटिटी बन चुकी है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे। अ पार्टनर बाय एस्टेपल हेड लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, क्या ये जो पार्टनर है, पार्टनर बाय एस्टेपल, क्या ये यहाँ पे डेब्ट ऑफ द फर्म के लिए लाइबल है या नहीं है? तो दे आर पेबल फॉर द डेब्ट, क्योंकि वो पार्टनर बाय एस्टेपल है, ठीक है, विच द फर्म हैज रेज्ड बाय यूजिंग देयर नेम्स, ठीक है ना, तो उसके नाम से इसको क्या करा जाएगा? आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो केस स्टडी बेस्ड पूरा का पूरा सफरनामा है समाप्त होता है। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।